से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज हम लोग बात करेंगे श्री रतन टाटा जी की। हालांकि उनके बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है, लेकिन फिर भी आज उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए हम कुछ बातें उनके बारे में बताते हैं। सन 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक अद्भुत सर्वेक्षण करवाया गया। उनसे पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। जब इसका कारण ढूंढने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो अकेले वीआईपी थे जो अकेले चलते थे। उनके साथ उनका बैग और फाइल उठाने के लिए कोई असिस्टेंट नहीं होता था। जहाज का उड़ान भरते ही वो चुपचाप अपना काम शुरू कर देते थे। उनकी आदत थी कि वो बहुत कम चीनी के साथ एक ब्लैक कॉफ़ी मांगते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पसंद की कॉफ़ी ना मिलने पर फ्लाइट अटेंडेंट को डांटा नहीं था। रतन टाटा की सादगी के अनेक किस्से मशहूर हैं। गिरीश कुबेर टाटा समूह पर चर्चित किताब द टाटाज हाउ अ फैमिली बिल्ड अ बिजनेस एंड अ नेशन में लिखते हैं, जब वो टाटा सन्स के प्रमुख बने तो वो जेआरडी के कमरे में नहीं बैठे। उन्होंने अपने बैठने के लिए एक साधारण सा छोटा कमरा बनवाया। जब वो किसी जूनियर ऑफिसर से बात कर रहे होते थे तो रोजाना उनको वरिष्ठ अधिकारी आ जाए तो वो उसे इंतजार करने के लिए कहते थे। उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते होते थे, टीटू और टेंगो, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे। कुत्तों से उन्हें काफी लगाव था, और इतना लगाव था कि जब भी वो अपने दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचे सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक जाते थे। इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में टहलते देखा जाता था, जबकि मनुष्यों को वहां प्रवेश की अनुमति तभी दी जाती थी जब वो स्टाफ के सदस्यों या उनके पास मिलने की पूर्व अनुमति हो। कुत्ते की बीमारी। जब रतन के पूर्व सहायक और आर वेंकटरमन से उनके बॉस से उनकी निकटता के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मिस्टर टाटा को बहुत कम लोग करीब से जानते हैं। हाँ, 2 लोग हैं जो उनको बहुत करीब है, टीटो और टेंगो, उनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते। इनके अलावा कोई उनके आसपास भी नहीं आ सकता। मशहूर व्यवसायी और लेखक सोहेल सेठ भी एक किस्सा सुनाते हैं कि 6 फरवरी 2018 को ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स को बकिंगम पैलेस में रतन टाटा को परोपकारिता के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देना था, लेकिन समारोह से कुछ घंटे पहले रतन टाटा ने आयोजकों को सूचित किया कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उनका कुत्ता टीटो अचानक बीमार हो गया है। जब चार्ल्स को एक कहानी बताई गई तो उन्होंने कहा, ये असली मर्द की पहचान है। एकाकी और दिखावे से कहीं दूर थे रतन टाटा। उनके बारे में जरूर कुछ बातें और आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पेश करता हूं आपके सामने ये एड और आता हूं जस्ट वापस। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। खिड़की पे जाली, दरवाजे बंद रखो, लंबे कपड़े पहनो, सुरक्षित तुम रहो। मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। हे मच्छर से बचे, स्वस्थ रहे, डेंगू मलेरिया को हराए, खुशियां मनाए। वैसे आप लोगों के बीच मौजूद हूं मैं आपका अमराज आरजे अभिनव, और बात कर रहे थे हम लोग श्री रतन टाटा जी की। जेआरडी की तरह रतन टाटा को भी उनकी वक्त की पाबंदी के लिए जाना जाता था। वो ठीक 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देते थे। वो अक्सर चढ़ जाते थे अगर कोई दफ्तर से संबंधित काम के लिए उनसे घर पर संपर्क करता था। वो घर के एकांत में फाइलें और दूसरे कागज पढ़ा करते थे। अगर वो मुंबई में होते थे तो वो अपने सप्ताहांत अलीबाग के अपने फार्म हाउस में बिताते थे। उस दौरान उनके साथ कोई नहीं होता था सिवाय उनके कुत्तों के। उनको ना तो घूमने का शौक था और ना ही भाषण देने का। उनको दिखावे से चिढ़ थी। बचपन में जब परिवार की रोल्स रॉयस कारें उन्हें स्कूल छोड़ती थी तो वो असहज हो जाते थे। रतन टाटा को नज़दीक से जानने वालों का कहना है कि जिद्दी स्वभाव रतन की खानदानी विशेषता थी जो उन्हें जेआरडी और अपने पिता नवल टाटा से मिली थी। सोहेल सेठ कहते हैं कि अगर आप उनके सर पर बंदूक भी रख दें तब भी वो कहेंगे कि मुझे गोली मार दो लेकिन मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। अपने पुराने दोस्त के बारे में बॉम्बे डाइंग के प्रमुख नुस्ली वाडिया कहते हैं कि रतन एक बहुत ही जटिल चरित्र है। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने उन्हें पूर्ण रूप से जाना है। वो बहुत गहराइयों वाले शख्स हैं। निकटता होने के बावजूद मेरे और रतन के बीच कभी भी व्यक्तिगत संबंध नहीं रहे। वो बिल्कुल एकाकी हैं। कुमी कपूर अपनी किताब एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ पारसीज में लिखती हैं कि रतन ने मुझसे खुद स्वीकार किया था कि वो अपनी निजता को बहुत महत्व देते हैं। वो कहते थे कि शायद मैं बहुत मिलनसार नहीं हूँ लेकिन असामाजिक भी नहीं हूँ। रतन की दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें पाला था। आता हूँ ये कहानी लेकर भी आपके पास।
मच्छर जी हमको सताना, दिन रात को चैन से जीने दो ना, चढ़ गया है रूह में डेंगू का डर, अरे लेके मलेरिया चिकनगुनिया का घर, चल छू हो जा मच्छर, अब हमें न कर फिक्र, अरे छू हो जा मच्छर, अरे जा चला जा। हाँ, मच्छरों को तो चला ही जाना चाहिए और उनसे आपको भी सावधान रहना चाहिए। बात कर रहा था मैं आपसे श्री रतन टाटा जी की। टाटा की जवानी के उनके दोस्त याद करते हैं कि टाटा समूह के अपने शुरुआती दिनों में रतन को अपना सरनेम एक बोझ लगता था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान जरूर वो बेफिक्र रहते थे क्योंकि उनके सहपाठियों को उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता होता था। रतन टाटा ने कुमी कपूर को दिए गए इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उन दोनों विदेश में पढ़ने के लिए रिजर्व बैंक बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की अनुमति देता था। मेरे पिता कानून तोड़ने के हक में नहीं थे, इसलिए वो मेरे लिए ब्लैक में डॉलर नहीं खरीदते थे। इसलिए अक्सर होता था कि महीना खत्म होने से पहले मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते थे। कभी कभी मुझे अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़ते थे। कई बार तो कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए मैंने बर्तन तक धोए। रतन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। जब रतन 18 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने एक स्विस महिला सिमोन दुनियोर से शादी कर ली। उधर उनकी माता ने तलाक के बाद सर जमशेदजी जीजी बॉय से विवाह कर लिया। रतन को उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला था। रतन अमेरिका में 7 साल रहे। वहाँ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग की डिग्री ली। लॉस एंजलिस में उनके पास एक अच्छी नौकरी और शानदार घर था, लेकिन उन्होंने अपनी दादी और जेआरडी के कहने पर भारत लौटना पड़ा। इस वजह से उनकी अमेरिकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम, देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। खिड़कियों पे जाली लगाए, रखे दरवाजे बंद, फुल बाजू के कपड़े पहने, रहे सुरक्षित हरदम। मच्छरों को आने ना दे, करे ये संग्राम, देंगे मिलके देंगे जवाब, देंगे डेंगू और मलेरिया को मात। चेहरे बदन को क्रीम लगाए, रखे घर को साफ सुथरा, स्वच्छता अपना स्वास्थ्य बचाए, बने खुद की रक्षा कवच। ने साधारण मजदूर की तरह ही नीला ओवरऑल पहनकर ही अपने कार्य की शुरुआत की थी। सन 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था। गिरीश कुमार लिखते हैं कि रतन जमशेदपुर में 6 साल तक रहे, जहां शुरू में उन्होंने एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप की। इसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। उसके बाद वो प्रबंध निर्देशक एस के नानावटी के विशेष सहायक हो गए थे और उनकी कड़ी मेहनत की ख्याति बंबई तक पहुंची और जेआरडी टाटा ने उन्हें बंबई बुला लिया था। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1 साल तक काम किया। जेआरडी ने उन्हें बीमार कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी। रतन के नेतृत्व में 3 सालों के अंदर नेल्को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की काया पलट हो गई और उसने लाभ कमाना शुरू कर दिया था। सन 1981 में जेआरडी ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख बना दिया। हालांकि इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 60 लाख था, लेकिन इस जिम्मेदारी का महत्व इसलिए था क्योंकि इससे पहले टाटा खुद सीधे तौर पर इस कंपनी का कामकाज देखते थे। सादगी भरी जीवन शैली। उस जमाने के बिजनेस पत्रकार और रतन के दोस्त उन्हें मिलनसार, बिना नखरे वाले, सभ्य और दिलचस्प शख्स के तौर पर याद करते हैं। कोई भी उनसे मिल सकता था और वो अपना फोन खुद उठाया करते थे। कुमी कपूर लिखती है कि अधिकांश भारतीय अरबपतियों की तुलना में रतन की जीवन शैली बहुत नियंत्रित और सादगी भरी थी। उनके एक बिजनेस सलाहकार ने मुझे बताया था कि वो हैरान थे कि उनके यहाँ सचिवों की भीड़ नहीं थी। एक बार मैंने उनके घर की घंटी बजाई तो एक छोटे लड़के ने दरवाज़ा खोला। वहाँ कोई वर्दी पहने नौकर और आडम्बर नहीं था। कुंबला हिल्स पर मुकेश अंबानी की 27 मंजिला एंटेलिया की चकाचौंध के ठीक विपरीत कोलाबा में समुद्र की तरफ देखता हुआ उनका घर उनके अभिजात्यपन और रुचि को दर्शाता है। जेआरडी ने चुना उन्हें अपना उत्तराधिकारी। बताता हूँ ये कहानी भी आपको जस्टिस ब्रेक के बाद। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा।
मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा, मच्छरों से बच के रहना यही है सबसे अच्छा। मच्छरदानी है कवच हमारा, इसको अपनाए। साफ सफाई का रखे ध्यान, डेंगू से बच जाए। बरसात की बूंदों में छुपा खतरा नन्हा सा। जब जे.आर.डी. टाटा 75 साल के हो गए थे तो इस बात की बहुत अटकल लगाई जाने लगी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। टाटा के जीवनीकार के.एम. लाला कहते हैं कि जे.आर.डी. नानी पालखीवाला, रूसी मोदी और शाहरुख साहबवाला और एच.एन. सेठा में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे थे। खुद रतन टाटा का मानना था कि इस पद के 2 प्रमुख दावेदार पालखीवाला और रूसी मोदी होंगे। सन 1991 में जे.आर.डी. ने 86 वर्ष की आयु में अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इस बिंदु पर उन्होंने रतन का रुख किया। जे.आर.डी. का मानना था कि रतन के पक्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज थी उनका टाटा सरनेम होना। टाटा के दोस्त नुस्ली वाडिया और उनके सहायक शाहरुख साहबवाला ने भी रतन के नाम की वकालत की थी। 25 मार्च 1991 को जब रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी कि समूह के 3 छत्रपों दरबारी सेठ, रूसी मोदी और अजीत केरकर को किस तरह से कमजोर किया जाए। ये लोग अब तक टाटा कंपनियों में प्रधान कार्यालय के हस्तक्षेप के बिना काम करते आए थे। टेटली, कोरस और जगवार का अधिग्रहण। शुरू में रतन टाटा की व्यवसायिक समझ पर लोगों ने कई सवाल उठाए, लेकिन सन 2000 में उन्होंने अपने दोगुने बड़े ब्रिटिश टेटली समूह का अधिग्रहण कर लोगों को चकित कर दिया। आज टाटा की ग्लोबल बेवरेजेस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। इसके बाद उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात कंपनी कोरस को खरीदा। आलोचकों ने सौदे की समझदारी पर सवाल उठाए, लेकिन टाटा समूह ने इस कंपनी को लेकर एक तरह से अपनी क्षमता का प्रमाण दिया। सन 2009 के दिल्ली ऑटो एक्सपो में उन्होंने पीपुल्स कार नैनो का अनावरण किया, जो 1 लाख रुपए की कीमत पर उपलब्ध थी। नैनो से पहले 1998 में टाटा मोटर्स ने इंडिका कार बाजार में उतारी थी, जो भारत में ही डिजाइन की गई पहली कार थी। शुरू में ये कार असफल रही थी और रतन ने इसे फोर्ड मोटर कंपनी बेचने का फैसला किया। जब रतन डेट्रॉइट गए थे तो बिल फोर्ड ने उनसे पूछा था कि उन्होंने इस व्यवसाय के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश क्यों किया। उन्होंने टाटा पर ताना मारा कि अगर वो इंडिका को खरीदते हैं तो भारतीय कंपनी पर बड़ा उपकार करेंगे। इस व्यवहार से रतन टाटा की टीम नाराज हो गई और बातचीत पूरी किए बिना ही वहां से चली आई। 1 दशक के बाद हालात बदल गए और उसके बाद फोर्ड कंपनी गहरे वित्तीय संकट में फंस गई और उसने ब्रिटिश विलासिता की जगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया। कुमी कपूर लिखती हैं, तब बिल फोर्ड ने स्वीकार किया कि भारतीय कंपनी फोर्ड की लग्जरी कार कंपनी खरीद पर उस पर बड़ा उपकार करेगी। रतन टाटा ने 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में इन दोनों नामचीन ब्रांड्स का अधिग्रहण किया। जगुआर को खरीदने पर हुई टाटा की आलोचना, लेकिन कुछ व्यापार विश्लेषकों ने रतन टाटा की इन बड़ी खरीदारियों पर भी सवाल भी उठाया। उनका तर्क था कि रतन के कई महंगे विदेशी अधिग्रहण उनके लिए महंगे सौदे साबित हुए। टाटा स्टील यूरोप एक सफेद हाथी साबित हुआ और उसने समूह को भारी कर्ज में डुबाया। टी.एन. नैनन ने लिखा कि रतन के वैश्विक दांव अक्खड़पन और खराब समय का मिश्रण थे। एक वित्तीय विश्लेषक ने कहा कि पिछले 2 दशकों में भारतीय व्यापार में सबसे बड़े अवसर दूरसंचार में था, लेकिन रतन ने कम से कम शुरुआत में इसे गंवा दिया। मशहूर पत्रकार सुचिता दलाल ने कहा कि रतन से गलती पर गलती हुई। उनका समूह जगुआर को खरीदकर वित्तीय बोझ तले दब गया, लेकिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने हमेशा टाटा समूह को अग्रणी रखा। इस कंपनी ने वर्ष 2015 में टाटा समूह के शुद्ध लाभ में 60% से अधिक का योगदान दिया। सन 2016 में अंबानी की रिलायंस से भी आगे किसी भी भारतीय फर्म का सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण इस कंपनी का था। नीरा राडिया, तनिष्क और साइरस मिस्त्री से जुड़े विवाद। सन 2010 में रतन टाटा एक बड़े विवाद में फंसे जब लॉबिस्ट नीरा राडिया के साथ उनकी टेलीफोन बातचीत लीक हो गई। अक्टूबर 2020 में टाटा समूह के अपने ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क द्वारा एक विज्ञापन को जल्दबाजी में वापस लिए जाने से भी रतन टाटा की काफ़ी किरकिरी हुई और इस विज्ञापन में सभी धर्मों को बराबर मानने वाले एक समन्वित भारत का मानक चित्रण किया गया था। इस विज्ञापन को मुखर दक्षिणपंथी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। अगर तनिष्क को दबाव के चलते वो विज्ञापन वापस लेना पड़ा। आखिरकार ऐसा हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि अगर जे.आर.डी. जीवित रहते तो वो इस तरह के दबाव में नहीं आते। रतन उस समय भी सवालों के घेरे में आए
जब उन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को 1 घंटे से भी कम समय के नोटिस पर बर्खास्त कर दिया था। टाटा को बनाया भरोसेमंद ब्रांड, लेकिन इस सब के बावजूद रतन टाटा की गिनती हमेशा भारत के सबसे भरोसेमंद उद्योगपतियों में रही। जब भारत में कोविड महामारी फैली तो रतन टाटा ने तत्काल 500 करोड़ रुपए टाटा न्यास से और 1000 करोड़ रुपए टाटा कंपनियों के माध्यम से महामारी और लॉकडाउन के आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए दिए। खुद को गंभीर जोखिम में डालने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के रहने हेतु अपने लग्जरी होटलों के इस्तेमाल की पेशकश करने वाले पहले शख्स भी रतन टाटा ही थे। आज भी भारतीय ट्रक चालक अपने वाहनों के पिछले हिस्से पर ओके टाटा लिखवाते हैं ताकि पता चल सके कि ये ट्रक टाटा का है, इसलिए भरोसेमंद है। टाटा के पास एक विशाल वैश्विक फुटप्रिंट भी है। ये जगुआर और लैंड रोवर कारों का निर्माण करता है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की नामी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। इन सबको बनाने में रतन टाटा की भूमिका को हमेशा ही याद किया जाएगा।